चलिए। डियर स्टूडेंट, आज देखेंगे हम फिजिक्स का अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपको मालूम ही है कि क्या है नेक्स्ट में, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया गया है। कूलॉम का नियम हम यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। कूलॉम का नियम, कूलॉम के नियम। कूलॉम के नियम में क्या बताया गया है ऑलरेडी, इसके बारे में पूरा जिक्र हो चुका है, जो कि पहला चैप्टर पूरा समाप्त हो गया था लॉकडाउन से पहले ही। तो फिर भी हम बात करेंगे कूलॉम ने क्या क्या बोला था। तो कूलॉम ने बोला था कि जब कोई भी दो आवेश, दोनों पॉजिटिव आवेश हम लेते हैं, एक है Q1, इससे कुछ डिस्टेंस पे हम ले लेते हैं, एक है Q2, जिसके बीच का डिस्टेंस है, दूरी है स्मॉल r। तो कूलॉम ने कहा था कि जब दो आवेश को यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक यदि रखें, दो आवेश Q1 और Q2 को यदि इस प्रकार हम स्वतंत्रता पूर्वक रखें कुछ दूरी पर, तो उनके बीच में एक बल काम करता है, F बल काम करता है। इसका मान जो ये बल है वो निर्भर करता है किस पे, दोनों आवेशों के गुणनफल पर निर्भर करता है। उसको हम कैसे पढ़ते हैं कि दो आवेश जब स्वतंत्रता पूर्वक किसी दूरी पर रखे जाते हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बोला था कूलॉम ने फर्स्ट रूल में। दूसरा उन्होंने क्या बोला, F समानुपाती 1/r²। उन्होंने बोला कि जो ये बल है जो कार्य करता है इन दोनों के बीच में, वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। और नेक्स्ट 3 नंबर बोला कि ये जो बल काम करता है, कार्य करने वाला चाहे कार्यरत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, ठीक है। तो कूलॉम का ये 3 मेन इंपॉर्टेंट रूल है। कूलॉम ने बोला कि दो आवेशों के बीच यदि Q1 Q2 दो आवेश हैं तो उनके कार्यरत जो बल होगा उनके गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा उन्होंने बोला कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो बल है F, इसकी जो दिशा होती है, ये जो लाइन है लाइन ज्वाइनिंग इसको बोलते हैं, इसके अनुदिश भी काम करता है। अर्थात यदि ये Q1 के तरफ से यदि हम बल को दिखाएं, यहाँ पे यदि मैं मान लेता हूँ ये Q1 है, तो यहाँ से बल इस साइड में अनुदिश काम करेगा, किस पे, 1 पर, किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो हम इसको लिखते हैं वेक्टर F12, ठीक है। फिर यदि Q2 पर यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे यदि कोई बल काम करता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 2 1। मैंने बताया हुआ है कि Q1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसको पढ़ते हैं हम लोग, मतलब Q1 पर फोर्स दूसरे की वजह से, मतलब इसकी वजह से, और Q2 पर फोर्स Q1 की वजह से कार्यरत होता है। ये तीनों मिला करके इन्होंने एक फार्मूला भी दिया। तो तीनों मिला के क्या फार्मूला दिया, इसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले आप जो लोग नोट नहीं किए हैं, पहले नहीं पढ़े हैं, तो इसको आप लोग नोट करें। पॉज करके वीडियो को नोट कर लेंगे, फिर आगे हम इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे F12, तो ये फोर्स फर्स्ट रूल यहाँ पे बताया गया था
कि F12 चाहे F21 दोनों चूंकि वेक्टर है, डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, तो हम डायरेक्शन में प्लस और माइनस दिखा सकते हैं। यदि वेक्टर ना दिखाएं तो कोई बात नहीं, दोनों का परिमाण सेम होता है। यदि हम इसको मॉड में रखें तो F12 या 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट रूल में बताया गया था कि Q1 Q2, मैंने बताया था ऑलरेडी आपको, यहाँ साइड में देख लेते हैं एक बार कि F समानुपाती Q1 Q2 एंड F समानुपाती 1/r²। देयरफॉर जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है तो हम राइट हैंड साइड का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो Q1 Q2 अपान में r²। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि F इक्वल टू Q1 Q2 समानुपाती में r²। अब जब समानुपाती हटता है तो आपको मालूम है ऑलरेडी कि कांस्टेंट आ जाता है, तो F इक्वल टू हो जाता है K Q1 Q2 अपान में r²। ये एक फार्मूला बन जाता है आपका, जहां K इक्वल टू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁻⁹। इसका आप चाहे तो मात्रक भी निकाल सकते हैं। यदि मात्रक कैसे निकाला जाता है आपको मालूम है, यहाँ से F × r², F मतलब न्यूटन, r² इधर आया तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये Q1 Q2 नीचे आ गया तो कूलम स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो K का वैल्यू हम यहाँ पे या तो डायरेक्टली ये रखें या तो ये रखें। तो ये कूलम का एक फार्मूला बना। फोर्स का मात्रक आपको मालूम है क्या होता है? फोर्स का मात्रक न्यूटन। यहाँ भी न्यूटन ही हम रखेंगे, इसको नोट कर लें। अब इसके बाद से नेक्स्ट आता है आपका वैद्युतशीलता, जो कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे, पहले ऑलरेडी लिख देते हैं पहले। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻, कितना होता है? -12 8.85 × 10⁻⁻12। इसका मात्रक भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसका उल्टा हो जाएगा, एक K का नीचे है तो इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू आपको याद रखने होंगे, कैपिटल K का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को, जहां पे बोलते हैं क्या? पदार्थ की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं परमिटिविटी। अब यहाँ पे हम वेक्टर वाली बात करते हैं। ठीक है, वेक्टर के लिए थोड़ा सा फिर से इसे मिटा करके और पूरा डिटेल में वेक्टर के लिए देखना पड़ेगा। वेक्टर तो देखेंगे, यहां से इसके और इसके बीच की डिस्टेंस हम मान लिए हैं r। जब हम 1 से 2 की तरफ जाते हैं तो वेक्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि 1 से 2 की तरफ जाते हैं तो हम लिखते हैं r2 - r1, फाइनल माइनस इनिशियल, वेक्टर के रूप में। यदि हम 2 से 1 की तरफ डिस्टेंस को देखते हैं तो हम लिखते हैं r1 - r2। इसमें फाइनल क्या हो गया? 2 से जब 1 आएंगे तो फाइनल ये, इनिशियल क्या? 2, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ये डायरेक्शन के रूप में इसको हम लिखते हैं। अब हम लिखेंगे F12 का वैल्यू क्या होगा? F12 का कांस्टेंट है तो K Q1 Q2 रहेगा ही। अब डिस्टेंस की बात है तो F12 ये है, तो इसके डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर आता है? r1 - r2। यहाँ पे हम लिख देंगे r1 - r2 क्या? वेक्टर। r1 - r2 ये क्या है? वेक्टर। अब हमें मालूम है कि वेक्टर के लिए हम जब एकांक वेक्टर लिखते हैं तो एकांक वेक्टर होता है वेक्टर अपान में मॉड।
तो यहाँ से यदि हम वेक्टर को यदि हम ट्रांसफर करें एकांक वेक्टर के लिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी एकांक वेक्टर की दिशा हमको दिखाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस के लिए क्या वेक्टर है, तो r1 माइनस r2 का क्या एकांक वेक्टर भी आपको दिखाना होगा। तो यहाँ से F12 फिर से लिख देते हैं थोड़ा सा ट्रांसफर करके, Q1 Q2 अपान में r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इनटू ये दिशा है। तो एकांक वेक्टर के लिए हम लिखते हैं वेक्टर बटा में मॉड। तो वेक्टर यहाँ पे नीचे चूंकि स्क्वायर आता है ना, तो इसका स्क्वायर ये मॉड है, मॉड का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ भी मॉड का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे एकांक वेक्टर के लिए हम लिखते हैं वेक्टर। तो एकांक वेक्टर को हम वेक्टर में देंगे तो क्या हो जाएगा, r1 माइनस r2, तो r1 माइनस r2 हो जाएगा वेक्टर में अपान मॉड। तो मॉड में ये आ गया r1 माइनस r2 का मॉड। नेक्स्ट लाइन F12 और कैलकुलेशन चल रहा है कि Q1 Q2 अपान एक दो मॉड यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो स्क्वायर और 2 और 1 मिलाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो r1 माइनस r2 का पावर 3 और यहाँ पे हम वेक्टर दिखा देंगे r1 माइनस r2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कूलाम का वेक्टर स्वरूप। R12 हम इस तरीके से लिखेंगे, इसी प्रकार F21 हम लिख देंगे, तो Q1 Q2 1 2 है तो r1 माइनस r2 है, तो यहाँ पे r2 माइनस r1 का होल क्यूब इनटू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये दिशा के साथ। तो यहाँ पे इसको दोनों को देखने के बाद हमें पता चलता है F12 इक्वल टू माइनस F21, क्योंकि डायरेक्शन आप देख सकते हैं फिगर में भी, डायरेक्शन एक का इस साइड में है तो दूसरे का दूसरे साइड में है। तो F12 इक्वल टू क्या, माइनस F21। लेकिन यदि हम परिमाण निकालें, यदि हम परिमाण मतलब मोड निकालें, तो दोनों पॉजिटिव ही आएंगे और दोनों का परिमाण सेम होता है। तो ये कूलाम के नियम पे यहाँ पे हम रहने देते हैं, क्योंकि कूलाम अब इसमें समाप्त हो गया। कूलाम का टोटल वेक्टर नियम, कूलाम का नियम और वेक्टर स्वरूप दोनों और वैद्युशीलता का वैल्यू सब कुछ इसमें बता दिया गया। अब नेक्स्ट जो भी चीजें होंगी अब आपको कल बताया जाएगा, जिसमें आवेश के मात्रक के बारे में आपको ऑलरेडी मालूम है कि क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे और कहीं भी कोई भी दिक्कत होता हो तो आप कमेंट में लिखें और बताएं कि हमें कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, उसको सॉल्व किया जाए। धन्यवाद।